हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। और इस चैप्टर में आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। इससे पहली वीडियो में, जैसा कि आप जानते ही हो, हमने पढ़ा था कास्ट इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में, अतीत में, प्राचीन समय में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप था, क्या व्यवस्था थी जाति व्यवस्था। तो उसको हमने पढ़ा था, समझा था, जाना था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद में, यानी कि कॉलोनी पीरियड में जाति का क्या स्वरूप था, क्या प्रकार था। आज उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, scholars have agreed that all major social institutions and especially the institution of caste underwent major changes during the colonial period। यानी कि जो विद्वान लोग हैं स्टूडेंट्स, वे इस बात पर सहमत हैं, वे इस बात को मानते हैं कि जो कॉलोनी पीरियड था, उपनिवेश काल था, उसके दौरान जो है सामाजिक संस्थाओं में विशेष रूप से जो ये बहुत सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से खासकर जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इनफैक्ट some scholars argue that we know today as a caste is more a product of colonialism than ancient Indian tradition। हालांकि उनमें से कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि जो आज की हम जाति व्यवस्था देख पा रहे हैं, वो प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा, यानी कि जो प्राचीन परंपरा, भारतीय परंपरा की ये देन है, उसकी अपेक्षा उपनिवेशवाद की अधिक देन है। यानी कि इसमें जो कॉलोनी पीरियड था, उसमें इतने चेंजेस आए, इस तरह के चेंजेस आए कि जो प्राचीन ट्रेडिशन, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, उसकी देन न होकर आधुनिक जो जाति व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कॉलोनी पीरियड की ज़्यादा देन मानी जाती है। ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। आइए देखते हैं आगे। Not all of the changes brought about were intended or deliberate। यानी कि जो ये परिवर्तन किए गए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये बदलाव लाने का प्रयास किया गया, ये जानबूझकर या सोच समझकर ही नहीं लाया गया। यानी कि इसको लाने का जो एक उद्देश्य था, वो ऐसा नहीं कि जानबूझकर इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, बल्कि initially, the British administrator began by trying to understand the complexities of caste in an effort to learn how to govern the country efficiently। यानी कि जो शुरुआत में जो ब्रिटिश प्रशासक थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने देश को जो है कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, यानी कि वहाँ का जो शासन था भारत का, उसे कुशलतापूर्वक करने के लिए, सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास इन्होंने, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं दोबारा, ये इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा समझे, और जिससे कि वे अच्छी तरह से शासन को चला सके, शासन चलाना सीख जाए। तो देखते हैं आगे। सम ऑफ दीज एफर्ट्स टुक द शेप ऑफ वेरी methodical and intensive surveys and reports on the customs of and manners of various types and castes all over the country। यानी कि जो ये प्रयत्न थे स्टूडेंट्स, जो ये प्रयास थे, उसके अंतर्गत जो है देश भर में विभिन्न जो जातियां थी, जनजातियां थी, प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में, जो उनकी जातियों की प्रथाएं थी, उनके तौर तरीके थे, उनके बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छी गहन तरीके से गहन सर्वेक्षण किया गया और उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। आइए जानते हैं इससे आगे। मैनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर ऑल्सो अमेच्योर एथनोलॉजिस्ट एंड टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन परस्यूइंग सच सर्वेज एंड स्टडीज।
जो बहुत से ब्रिटिश प्रशासक थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे स्टूडेंट्स, वे जो है एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ इंटरेस्ट रखते थे, शौक रखते थे मानव विज्ञान में भी। और उनका जो सर्वेक्षण था जो उन्होंने किया, उनका जो अध्ययन उन्होंने किया, उसमें उन्होंने बहुत अधिक रुचि भी ली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे कि 11th क्लास में पढ़ा, जाना कि बहुत सारे गवर्नर जनरल, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी कि ब्रिटिश अधिकारी, वे मानव विज्ञानी भी थे और उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी मानव विज्ञान को सीखने में, मनुष्य को जानने में, नस्ल को, रेस, कास्ट एंड रेस को जानने में। जैसे कि आपने हर्बर्ट रिजले के बारे में भी सुना, उन्होंने सेंसस भी कराया था इसके अकॉर्डिंग 1901 में। तो उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी मानव विज्ञान में, जातियों को समझने में, सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझने में। यानी कि उस टाइम पर चूंकि सोशियोलॉजी एक अलग स्ट्रीम नहीं बन पाया था, फिर भी आप उनको एक मानव विज्ञानी के साथ साथ आप उनको सोशोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। मैं फिर आपको एक बार रिकॉल करा दूं, क्योंकि उस टाइम सोशियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट, अलग स्ट्रीम नहीं बन पाया था, इसीलिए मानव विज्ञान के अंतर्गत ही ये आते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स में कई ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे अधिकारी थे जिनको कि मानव विज्ञान में, एथनोलॉजी में बड़ी रुचि थी। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बट बाय फार द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल एफर्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट वाज थ्रू द सेंसस। लेकिन जो जाति के विषय में जो सूचना एकत्र करने का जो काम किया गया, सूचना एकत्र की गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सरकारी जो प्रयास था वो थी सेंसस यानी कि जनगणना। और first begun in the 1860s, the census became a regular 10-yearly exercise conducted by the British Indian government from 1881 onward। यानी कि जो जनगणना का, सेंसस का काम शुरू किया गया। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में जो डेमोग्राफी वाला था उसमें आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में पहली बार सेंसस का काम शुरू किया गया। वो 1860 का दशक था। कैसे 1862 में, और जो लिटन थे इन्होंने इसका प्रयास किया। लेकिन फिर भी जो 10 वर्षीय 10 ईयरली जो ये सेंसस है जो कि हमारे यहाँ पर अब चलती आ रही है ब्रिटिश भारत से अब तक, उसका सबसे पहला हुआ था जो सेंसस, वो था 1881 में, 1881 में, जो कि रिपन द्वारा किया गया था। तो उसमें यही बताया गया है कि ये जो प्रयास किया गया था जातियों को जानने में, जाति व्यवस्था को समझने में, उसका जो प्रयास था वो सेंसस के द्वारा, यानी कि जो सरकारी प्रयास थे वो था सेंसस, जिसकी शुरुआत 1881 से शुरू हो गई थी रिपन के टाइम से। स्टूडेंट्स, इससे आगे जानते हैं इसमें, The 1901 census under the direction of Herbert Ridgely was particularly important as it sought to collect information on the social hierarchy of caste, that is the social order of precedence in particular regions, as the position of the ईच कास्ट इन द रैंक ऑर्डर। यानी कि स्टूडेंट्स, जो जातियों की जो जानने की जो प्रयास किया गया, उसमें 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें स्टूडेंट्स इस जनगणना के जो अंतर्गत सामाजिक अधिक्रम, यानी कि जो हैरारी की मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अधिक्रम में बांटना, ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को बांटना। तो जो सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, मतलब कि जाति जो अन्य जाति की तुलना में सामाजिक स्थिति उनकी क्या है, कि एक जाति जो है दूसरी जाति की अपेक्षा उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो हैरारिकल देखी गई, यानी कि कौन ऊपर है, कौन जातियां नीचे है। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जैसा कि आपने पास्ट में भी पढ़ा और जो कॉलोनी पीरियड में भी किया, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जो उनको बांटा गया वो प्योरिटी और पोल्यूटेड, यानी पोल्यूशन और प्योरिटी के हिसाब से ही बांटा गया लगभग।
तो इस तरह से उनको हायरार्की एक अधिक्रम देने का प्रयास रॉबर्ट रिजले की जो सेंसस 1901 में उन्होंने कराया था उसमें उसका प्रयास किया गया कि किस जाति की तुलना में ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त किया दिया जाए, स्थान उनको दिया जाए। तो इस श्रेणी में उनको जाति को निर्धारित कर दिया गया। तो आइए देखते हैं इससे आगे। The effort had a hug impact on social perceptions of caste, and hundreds of petitions were addressed to the census commissioner by representatives of different castes, claiming a higher position in the social scale and offering historical and spiritual evidence for their claims। यानी कि अपनी जातियों को ऊंचा बनाने के लिए बहुत सारे पिटिशंस, बहुत सारी जो है याचिकाएं जो कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर, उनके पास में आई कि हम इस जाति से ऊंचे हैं, हम ज़्यादा प्योर हैं, और उसके लिए उन्होंने एविडेंस भी दिए। उन्होंने हिस्टोरिकल भी एविडेंस दिए, ऐतिहासिक, और उन्होंने स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक एविडेंस भी इसमें दिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हमारी जाति ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा प्योर है और उसका ऊंचा स्थान है। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Overall, scholars feel that this kind of direct attempt to count caste and to officially record caste status changed in the institutions itself। यानी कि जो ये जातियों के जो प्रतिनिधि थे, जैसे मैंने कि आपको बताया, उन्होंने प्रयास किया कि उनकी जाति ऊपर है, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने एविडेंस भी दिए। तो इसमें हुआ गया कि कुल मिलाकर जो विद्वान महसूस करते हैं, उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो जातीय गणना थी, जिसका कि आधिकारिक रूप से जाति को परिस्थिति का एक उनको अधिक्रमित रखने का, ऊपर से नीचे की तरफ उनको स्थान देने का प्रयास किया गया, उसने जाति संस्था के स्वरूप को ही बदल डाला। तो आइए पढ़ते हैं इससे आगे। Before this kind of intervention, caste identities had been much more fluid and less rigid. Once they began to counted and recorded, caste began to take on a new life। यानी कि जो इस प्रकार का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप था, जो पहले की जो जातियों की पहचान थी उसमें अपेक्षाकृत बहुत अधिक अस्थिर यानी कि टिकने ना वाला, अस्थिर फ्लूइड यानी कि तरल, कोमल या फिर कम कठोर थी। इस तरह से जब एक बार उनकी गणना प्रारंभ की गई, उनको इस तरह से बांटा गया, व्यवस्थित किया गया, अभिलिखित किया जाने लगा, तो फिर जाति का एक नया जीवन ही प्रारंभ हो गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहता हूं कि जिस तरह से ऑन रिकॉर्ड, जिस तरह से एक व्यवस्थित प्रयास कॉलोनी पीरियड में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया, उन्होंने जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस था जिसको हम जाति के नाम से अभी पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन आए और उसका एक नया जीवन ही प्रारंभ हो गया। और मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये एक तरह से प्योरिटी और पोल्यूशन का जो प्राचीन भारत में प्राचीन समय में इनको बांटा गया था, जिसकी कि हमेशा निंदा की गई और की भी जानी चाहिए थी, तो उस पर एक तरह से मोहर लगाने का काम ब्रिटिशर्स ने जाने अनजाने में कर दिया और भी इनको गहरा कर दिया। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। अदर इसमें जैसे कि इसमें ये पढ़ते हैं इससे आगे। Other interventions by the colonial state also had an impact on the institutions, the land revenue, settlements, and related arrangements and laws served to give legal recognition to the customary caste-based rights, the upper castes। यानी कि जो ये इस तरह के इंटरवेंशंस किए गए, इस तरह के हस्तक्षेप और ज़्यादा किए गए, औपनिवेशिक जो शासन द्वारा किए गए जो अन्य हस्तक्षेप थे, उनमें इन संस्था पर अपना प्रभाव डाला और जो रिवेन्यू यानी कि भू राजस्व जो था व्यवस्था और उससे संबंधित और भी अन्य कानून जो थे, वो उनके अनुसार उच्च जातियों के जो रूढ़िगत
स्टूडेंट्स, रूढ़िगत यानी कि जो परंपराएं चलती आ रही थी कि ऊंची जाति ही मालिक होगी जमीनों की, तो उस जातियों के रूढ़िगत जो कि जाति आधारित था अधिकारों को वैध मान्यता देने का कार्य किया गया। मैंने जैसा कि अभी आपको स्टूडेंट्स बताया कि एक तरह से ऊंची जातियों को जो कि प्योर और जो कि संस्कृति से युक्त यानी कि कल्चर्ड जो कास्ट मानी जाती थी उनको अधिकार माना जाता था उनका जमीन पर। तो एक तरह से ये तो था रूढ़िगत। ऑन रिकॉर्ड इस काम को ऑफिशियल्स इस काम को कर दिया ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पर मोहर लगाने का कार्य कर दिया, इसको वैध मान्यता प्रदान कर दी। आइए जानते हैं इससे आगे। These castes now become landowners in the modern sense rather than feudal classes with claims on the produce of the land or claims to revenue or tribute ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी कि जो रेवेन्यू, जो राजस्व, ट्रिब्यूट, जो उनको नजराना, जो तोहफा, जो गिफ्ट्स जो मिलते थे, इसको उनका एक अधिकारी उनको बनाकर बैठा दिया। और ये किस प्रकार से, ये स्टूडेंट्स फ्यूडल क्लासेस के आधार पर नहीं, मॉडर्न सेंसेस में यानी कि आधुनिक दौर पर आधुनिक अर्थों में उनको जमीन का मालिक बना दिया, जो कि भू राजस्व को इकट्ठा करते थे, मांगते थे, छीनते थे और अनेक तरह के नजराने, गिफ्ट्स जो उनको खुश करने के लिए प्रयास किए जाते थे, उनके लिए एक तरह से उनको वैध कर दिया गया, मोहर लगा दी गई, उनको पक्का कर दिया गया। आइए जानते हैं, इससे आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लार्ज स्केल इरिगेशन स्कीम यानी कि सिंचाई की जो स्कीम सी, जो सिंचाई की जो तकनीकी जो रीति लाई गई, लार्ज स्केल इरिगेशन स्कीम्स लाइक द वंस इन द पंजाब वर accompanied by effort to settle population there and these also had a caste dimension। यानी कि जो सिंचाई की जो साधन है, जो मतलब पंजाब जैसे कि एक इसका उदाहरण है कि पंजाब में और अन्य जगहों पर भी बड़े पैमाने पर जो सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गई और उनके साथ साथ लोगों को वहां बसाने का प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया। इन सभी प्रयत्नों का भी अपना जातीय आयाम था। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रयास किए गए कहीं ना कहीं जो ये बेस्ड थे, ये कास्ट बेस्ड ही थे, इनका आधार भी जातियां ही थी और वो भी उच्च जातियां जो कि जमीनों के मालिक उन्होंने बनाकर बैठा दिए थे उनको। तो वो उसका एक उदाहरण पंजाब का, जैसे कि इस बुक में दिया गया, आपने पढ़ा कि वहां पर किस तरह से जो सिंचाई के साधन है उनकी व्यवस्था की गई, उनको बसाने का कार्य एक तरह से वहां पर फर्टाइल लैंड में जहां की सिंचाई की सुविधा है वहां बसाने का कार्य भी किया गया, वो भी केवल और केवल जातीय आधार पर ही किया गया। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, इससे आगे पढ़ते हैं। At the other end of the scale, toward the end of the colonial period, the administration also took an interest in the welfare of downtrodden castes, referred to as the depressed classes at that time। यानी कि इनके साथ साथ एक काम और किया जो ब्रिटिशर्स ने किया कॉलोनी, जब भारत उनकी कॉलोनी थी, कॉलोनियल पीरियड में, वो क्या था स्टूडेंट्स कि उपनिवेशी काल में के अंतिम दौर जो था उसमें प्रशासन ने जो पददलित जातियां, डाउन ट्रोडन जो कास्ट थी, पददलित इनको डाउन ट्रोडन इनको स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता था। पददलित का हिंदी जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ होता है कि पैरों से कुचला हुआ, यानी कि इन जातियों को माना जाता था कि जानबूझकर उच्च वर्ग ने इनको पैरों तले कुचला हुआ है, इसीलिए इनका नाम पददलित दिया गया। और वैसे कहीं ना कहीं उनके साथ प्राचीन समय से ही शोषण तो होता ही आया था, गलत होता आया था। तो इस तरह से उनको अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने पददलित जो जातियां थी उनमें भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में भी उन्होंने रुचि ली। और किस तरह से रुचि ली और क्या उन्होंने प्रयास किया स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं। It was a part of these efforts that the government of India
एक्ट ऑफ 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 was passed which gave legal recognition to the lists of schedules of castes and tribes marked out of special treatment by the state। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश भारत के द्वारा, तो उसमें उन्होंने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियां तथा जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अनुसूचित जातियां और जनजातियां जो है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि उन्हीं की देन है ये शब्द, जिनको कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स आप सुनते होंगे, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत की ही देन है। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इससे आगे। And this is how the term scheduled tribes and scheduled castes come into begin, यानी कि ये शुरुआत हो गई शेड्यूल ट्राइब्स की और शेड्यूल कास्ट जो ये शब्द हैं ये इजाद किए गए और ये किए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग। ये कास्ट इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्की, यानी कि जो हायरार्की थी, जो अधिक्रमित थी, जो एक अधिक्रम बना हुआ था ऊपर से नीचे की तरफ, उसमें जो बॉटम की क्लास थी, जो कास्ट थी, कास्ट इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्की दैट सफर्ड सब डिस्क्रिमिनेशन including all the so-called untouchable castes were included struggle against in the chapter 5 included among the scheduled castes। यानी कि जो ये डाउन ट्रोडन की अभी आपने पढ़ा, जो ये जाति मानी जाती थी, उनको किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। यानी कि जातीय अधिक्रम में जो ये जातियां थी उनको सबसे नीचे का स्थान दिया गया था, बॉटम का स्थान दिया गया था, और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और तथाकथित सो कॉल्ड एस्प्रेस यानी कि अनटचेबल भी इनको बोला जाता था। छूत जातियां भी इनमें शामिल थी, जो कि अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ही आती थी। वैसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें लिखा है कि यू विल रीड मोर अनटचेबिलिटी एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट इन चैप्टर 5 ऑन सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि इनका जो स्ट्रगल है आप उसको और ज़्यादा पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, जो एक्सक्लूजन का है, वर्जन का है, इनको बहिष्कार का है अनटचेबल के, आप इससे ज़्यादा इस चैप्टर 5 में पढ़ोगे। तो उसमें स्टूडेंट्स कॉलोनी पीरियड में जैसे कि आपने कास्ट को जाना, तो उसका एक अगर कंक्लूजन आप देखें तो वो क्या है, चलो नीचे की लाइनें पढ़ते हैं। दस colonialism brought about major changes in the institutions of caste. Perhaps it would be more accurate to say that the institution of caste underwent fundamental changes during the colonial period. Not just India, but the whole world was undergoing rapid change during this period due to the spread of capitalism and modernity। यानी कि जो ये इस प्रकार के जो चेंज कॉलोनी पीरियड ने दिया, उसमें उसका कंक्लूजन क्या है, अगर हम उसको 2 लाइनों में पढ़े या समझे जैसे कि बुक में बताया गया है, वो इस प्रकार है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से उपनिवेशवाद में यानी कि कॉलोनियल जो पीरियड था उसमें जाति संस्था, जो जाति इंस्टीट्यूशन, कास्ट इंस्टीट्यूशन था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। और ये कहना भी ठीक होगा कि समीचीन ही होगा कि उपनिवेश काल में जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए। उस काल में जो पूंजीवाद और आधुनिकता का प्रसार जो शुरू हो चुका था, उसके कारण से यानी कि कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी जो उनके प्रसार का जो कारण था, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में तेजी से बदलाव आ रहा था। तो इसीलिए इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी बदलाव आना स्वाभाविक ही था। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। आज हमने कॉलोनियल पीरियड में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को जाना। इससे आगे हम जानेंगे प्रेजेंट में यानी कि कास्ट इन द प्रेजेंट। अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं तो इससे आगे का बस अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।